प्रिय विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कुछ कविताओं को शामिल किया गया है और आज हम पंत जी द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता पर बात करेंगे। इसके प्रतिपाद्य को समझेंगे, इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में संक्षेप बात करते हैं। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के सरस और मनोहारी चित्र खींचे हैं। पंत को प्रकृति के चित्रण की प्रेरणा उनके सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण से मिली थी और इसका कारण यह है कि पंत का जन्म प्रकृति की सुरम्य गोद में हुआ था। उनका जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड में अल्मोड़ा नगर के पास कौसानी है और उनका जन्म वर्ष 1900 ईस्वी है। पंत जी की माँ की मृत्यु उनके जन्म के समय हो गई थी और उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया था। एक तरह से वो प्रकृति की गोद में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। प्रकृति ने उस बालक पंत को सौंदर्य की अनुरागमयी गोदी में खिलाकर बड़ा किया था और इस कारण पंत जी का प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम है। बचपन से उन्हें प्रकृति के सौंदर्य को निरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर मिला और उसका परिणाम उनके काव्य में प्रकृति के सरस और मनोहारी चित्रण के रूप में देखने को मिलता है। इसी कारण उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। खुद पंत जी ने लिखा भी है कि कौसानी की गोद, जो उनकी जन्म स्थली है कौसानी, मुझे माँ की गोद से भी ज्यादा प्यारी रही है। कवि अंतिमा संकलन में ये बात लिखते हैं कि माँ से बढ़कर रही धरित्री तू, बचपन में मेरे हित धरित्री किया कथा रूपक भर, तूने किया जनक बन पोषण, मातृहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर गोपन। तो इन पंक्तियों में पंत जी प्रकृति को माँ से भी बड़ा स्थान देते हैं क्योंकि उनकी माँ की तो मृत्यु हो गई थी और इस कारण मानो प्रकृति ही उनकी माँ थी और उसकी गोद में खेल कूद कर पल कर वो बड़े हुए थे। इसी कारण प्रकृति के प्रति उन्हें गहरा लगाव, गहरा प्रेम, गहरी आसक्ति थी प्रारंभ में और इसी की अभिव्यक्ति करते हुए उन्होंने अपनी कविता में लिखा भी है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन पंक्तियों में पंत जी प्रकृति के सौंदर्य को नारी के सौंदर्य से भी अधिक श्रेष्ठ मानकर प्रकृति सौंदर्य के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। तो जिस जन्म स्थली में परवर्ती उस स्थल में पंत जी पैदा हुए, वहाँ उन्होंने पहाड़ी झरनों की सुर में तीव्र दौड़, कलकल ध्वनि और पर्वतीय घाटियों में फैली मनोहारिणी रंग बिरंगी छटा, बर्फ से ढके हुए रजत हिम शिखरों के दर्शन करने का अवसर मिला और इस कारण पंत जी के बाल मन में शुरू से ही प्रकृति के रहस्यों को समझने की, प्रकृति के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा रही है और उसी की अभिव्यक्ति प्रथम रश्मि कविता में हमें देखने को मिलती है। पंत जी के कृतित्व पर अगर बात की जाए तो उनकी काव्य यात्रा के 4 पड़ाव देखने को मिलते हैं क्योंकि उनका रचना काल बहुत लंबा रहा। लगभग उन्होंने
60 वर्षों तक काव्य रचना की, 50 वर्षों से भी अधिक काव्य रचना काल है उनका। बचपन से वो कविता लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने। और उनकी काव्य यात्रा के 4 पड़ावों को हम जो है यूं बांट सकते हैं कि प्रथम जो युग है उसको प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग, जिसको हम छायावादी युग भी कह सकते हैं। और इस काल में उनकी जो रचनाएं हैं, उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, इनमें प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है। और छायावादी जो अभिव्यक्ति शिल्प है, अभिव्यक्ति भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की विशेषताएं इस काल की कविताओं में देखने को मिलती है। फिर दूसरा पड़ाव उनका वो छायावाद से धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर मुड़ते हैं, यथार्थवादी युग भी जिसको कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम पंत की युगांत, युगवाणी और ग्राम्य जो कविताएं हैं, काव्य संग्रह है, उनको शामिल कर सकते हैं। तीसरा उनका पड़ाव जो है वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने की ओर है। वो अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं और इस अरविंद दर्शन से प्रभावित उनकी काव्य रचनाओं में स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, उत्तरा है, वाणी है। और चौथा पड़ाव उसको नव मानवतावादी कहा जा सकता है, जिसमें कला और बूढ़ा चांद है, लोकायतन है, चिदम्बरा है। प्रथम रश्मि कविता उनके वीणा काव्य संग्रह से ली गई है और वीणा काव्य संग्रह रचना की दृष्टि से उनका प्रथम काव्य संग्रह है, पर प्रकाशन की दृष्टि से उनका तीसरा काव्य संग्रह है। वीणा काव्य संग्रह में उनके 36 जो है स्फुट रूप से लिखे गए मुक्तक जो है प्रगीत है। और इस काव्य संकलन में संकलित जो प्रगीत है, कविताएं हैं, उनका रचना काल लगभग 1917 से 1920 ईस्वी के आसपास का है। 1917 से 1919 ईस्वी के आसपास का है। तो इस समय पंत जी की उम्र जो थी वो लगभग 17 से 20 वर्ष की थी। इस किशोर अवस्था में उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को जिस रूप में अपनी कविताओं में लिखा है, वही इस काव्य संग्रह में संकलित है। एक तरह से वीणा में कवि का जो बाल कंठ है वो फूटता हुआ दिखाई देता है। प्रथम रश्मि जो कविता है, इस पर बात करें तो इस कविता में पंत जी ने भोर की प्रथम किरण से पूर्व और उसके पश्चात प्रकृति के विभिन्न उपादानों में, तत्वों में होने वाले हलचल, उनके सौंदर्य का बड़ा ही सरस, मनोहारी, कल्पनाप्रवण और भावनात्मक चित्रण किया है, जिसमें काल्पनिकता है। भोर होने से पहले, प्रातः काल होने से पहले, भोर की प्रथम किरण फूटने से पहले प्रकृति में क्या दृश्य था, प्रकृति किस तरह से नीरवता में सोई हुई थी संपूर्ण प्रकृति, और भोर होते ही उस प्रकृति में जागरण का नया संदेश किस तरह से प्रकृति के उपादानों में एक नई हलचल पैदा करता है, एक नए सौंदर्य बोध, एक नई चेतना जागृत करता है। उसका भावनात्मक, जिसमें प्रकृति का लगाव भी स्पष्ट होता है। इसमें प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ दार्शनिक अभिव्यक्ति भी हुई है कि इस दार्शनिक सत्य की अभिव्यक्ति हुई है कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों, विभिन्न तत्वों में ब्रह्म है, वही नाना रूप धारण करके व्यक्त होता है। इसमें कवि की जो बाल सुलभ उत्सुकता, जिज्ञासा व्यक्त होती है। पंत जी के लिए प्रकृति शुरू से ही रहस्यमय रही है। प्रकृति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को और उन परिवर्तनों के पीछे कौन कारक है, जानने के लिए वो शुरू से ही उत्सुक रहे हैं। इस कारण बाल मन की उत्सुकता, जिज्ञासा जो है और भोलापन जो है, वो इस कविता में हमें पंत जी का देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इस कविता में पक्षियों की प्रकृति चेतना के
का भी ज्ञान मिलता है कि पक्षियों का प्रकृति से गहरा जुड़ाव है, और इसी कारण पक्षी जो है, पशु जो है, वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करते हैं और उन परिवर्तनों के आगमन की उन्हें पूर्व सूचना हो जाती है। जैसे कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि उसे भूकंप के आगमन की पूर्व सूचना हो जाती है, लेकिन मनुष्य आज प्रकृति से कट गया तो प्रकृति के साथ जुड़ाव की जो है, जुड़ाव का संदेश, प्रेरणा इस कविता से मिलता है। खुद पंत जी ने स्वीकार किया है कि ये कविता उन्हें प्रकृति के साथ अधिक आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। इस कविता का प्रारंभ ही कवि की इस जिज्ञासा के साथ होता है कि जब संपूर्ण संसार निद्रा में और अंधकार में खोया हुआ सोया रहता है, उस समय एक नन्ही सी चिड़िया जो है उसको भोर की प्रथम किरण के आगमन का कैसे ज्ञान होता है, और चिड़िया की इस प्रकृति चेतना के प्रति विमुग्ध होकर कवि इससे जिज्ञासा परक प्रश्न करता है। तो कविता का वाचन करते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ये बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वपन नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास सुनने थे तरु के पार, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरु वासनी गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। तो पहले 4 पंक्तियां जो है इसमें कवि का वही जिज्ञासा भाव से पूरी प्रश्न है, और इसमें कवि एक नन्ही सी चिड़िया को संबोधित करता है, और उस चिड़िया के लिए कवि ने जो संबोधन प्रयुक्त किया है वो है रंगिणी बाल विहंगिनी। इनमें कवि की चिड़िया के प्रति जो भावनात्मकता है वो अभिव्यक्त होती है। रंगिणी शब्द रंग से बना है। रंगिणी का एक अर्थ अपन ले सकते हैं कि रंग वाली, सुंदर रंग वाली, सुंदरी भी अपन इसका ले सकते हैं। और एक रंगिणी यूं कह सकते हैं कि रंगीन मिजाज वाली, मादकता और मस्ती में भरी हुई आनंद और सुख, जो रंगीन मिजाज है उसके बारे में। तो कवि उस बाल विहंगिनी से रंग बिरंगी रंगीन मिजाज वाली सुंदर चिड़िया से प्रश्न करता है, पूछता है कि हे सुंदर चिड़िया, हे सुंदरी, हे बाल विहंगिनी, तूने भोर की प्रथम किरण के आगमन को कैसे पहचाना। भोर की प्रथम किरण अब फूटने वाली है, इसका तुझे ज्ञान कैसे हुआ। जब सारा संसार अंधकार के साम्राज्य में सोया हुआ था, बंधा हुआ था, उस समय तुझे इस बात का कैसे ज्ञान हुआ कि भोर की प्रथम किरण फूटने वाली है। और भोर की प्रथम किरण के स्वागत में जो तू मधुर स्वर लहरी गुंजरित करती है, मधुर स्वर लहरी से वातावरण को गुंजायमान करती है, तूने ये मधुर स्वर लहरी का गान कहाँ से सीखा है। तो आगे देखते हैं। सोई थी स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। यहाँ कवि की कल्पनाएं देखिए कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर। पंछी उस चिड़िया से कहते हैं कि जब सारा संसार
रात्रि के अंधकार में सोया हुआ था और तू भी अपने स्वप्न के घोंसले में, स्वप्न रूपी घोंसले में, स्वप्न रूपी नीड़ में पंखों के बीच सिमट करके सुखपूर्वक सो रही थी, पंखों के बीच छिप करके सुखपूर्वक आनंद पूर्वक सो रही थी। यहाँ स्वप्न देखना चिड़िया के लिए जो है उसके सुनहरे भविष्य के बारे में हो सकता है। और आगे कल्पना देखे कि रात्रि के समय जुगनू घूम रहे थे। उन जुगनुओं की कल्पना कवि ने कैसे की है कि ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू ना, और तेरे घोंसले के द्वार पर जुगनू जो है रात भर पहरेदारी करते रहने के कारण, थक जाने के कारण वो ऊँग रहे थे। यहाँ पर जुगनुओं को कवि पंत जी ने चिड़िया के घोंसले के पहरेदार बताए, और वो जुगनू रात्रि में घूम रहे थे, मानो वो घूम करके चिड़िया के द्वार की पहरेदारी कर रहे हो, और लगातार पूरी रात भर घूमते रहने के कारण वो थक गए हो, इस कारण वो ऊँग रहे। तो चिड़िया के सोने की और जुगनुओं के घूमने की मधुर कल्पनाएं इसमें कवि ने की है। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना, और चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर धरती पर उतर कर मन चाहा काम रूप, कामना के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले, रात्रि में आकाश में विचरण करने वाले नवचर ओस की जो बूंदे हैं वो नई नई कलियों का मृदुल मुख चूम करके उन्हें मुस्काना सिखा रहे थे, मुस्कुराहट के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसमें जो रात्रि में ओस की बूंदें गिरती है या जुगनू है, वो जब कलियों पर बैठते हैं, ओस की बूंदें जब कलियों पर गिरती है तो मानो वो उन्हें मुस्कुराहट के लिए प्रेरित कर रहे हों। भोर के होने से पहले जो है ओस की बूंदें गिरती है, वो कलियों पर, पत्तों पर ठहरती है, और सूर्य की किरणें आने के बाद सूर्य उनको समेट लेता है मानो। तो यहाँ पर वो काम रूप नभचर है, चंद्रमा की किरणों से उतरने वाले, आकाश से आती है, इसलिए कवि ने ऐसी कल्पना की है। तो मधुर कल्पना है। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास सुनने थे तरु के पार, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने था मंडप ताना। और तारों रूपी जो दीपक है वो स्नेह तेल से रिक्त होकर के मध्यम प्रकाश से, मंद आभा से में चमक रहे थे। तारों को दीपक का रूप दिया गया है, और दीपक ऐसे जो स्नेहहीन, तारे रात भर से चमक रहे थे, इस कारण मानो उनका जो है तेल समाप्त हो गया हो, और इसी कारण उनकी आभा जो है वो मंद पड़ गई। भोर होने से पहले तारों का जो प्रकाश है, आभा है, चमक है, वो फीकी हो जाती है, मंद हो जाती है, और उसी के लिए कवि ने कल्पना की है एक ऐसे दीपों के रूप में जिनमें तेल जो है वो समाप्त हो गया, तेल रिक्त हो गया है। श्वास सुनने थे तरु के पार, और रात्रि में जो पेड़ों के पत्ते हैं वो निस्पंद रहते हैं, उनमें किसी तरह की हलचल नहीं होती है। तो उन निस्पंद पत्तों को देख करके कवि कल्पना करता है कि मानो वो श्वास सुनने थी, उसमें उनमें श्वसन भी नहीं चल रहा था। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, और अवनी यानी धरती, धरती पर स्वप्न विचरण कर रहे थे। यहाँ पर लक्षणा शक्ति है, धरती से आसे धरती पर रहने वाले जो चेतन जीव और मानव है वो स्वप्नों की दुनिया में खो रहे थे, अनोखे सपनों में, मधुर सपनों में डूबे हुए थे। तमने था मंडप ताना, और संपूर्ण पृथ्वी पर तम यानी अंधकार ने अपना वितान तान रखा था।
अपना मंडप तान रखा था, अर्थात संपूर्ण धरती अंधकार से ढकी हुई थी। ऐसे नीरव, शांत, निस्तब्ध, अंधकारमय वातावरण में हे तरुवासिनी, हे पेड़ पर निवास करने वाली, देख कवि ने विशेषण संबोधन बनाया है। तू भोर की प्रथम किरण के स्वागत में मधुर गान गाने लगी। तूने ये कैसे जाना कि भोर की प्रथम किरण फूटने वाली है? किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका अन्न? प्रकृति के प्रति जो रहस्य परखता है, पक्षियों में प्रकृति चेतना होती है, और ये कैसे होता है, पक्षियों को कैसे पता चलता है, एक नन्ही चिड़िया को कैसे पता चलता है कि भोर की प्रथम किरण फूटने वाली है? तो उसके प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए पंत कह रहे हैं, किसने तुझको अंतर्यामिनी, अंतर्यामिनी वैसे कहते हैं दूसरे के मन की बात को जानने वाली, कि दूसरों के मन की बात को जानने वाली, प्रकृति के रहस्यों को जानने वाली, तुझे ये किसने बतलाया कि भोर की प्रथम किरण फूटने वाली है? तो इस कविता के सौंदर्य, भाव सौंदर्य की अपन बात करें तो इस कविता में छायावादी कविता की भावगत और शिल्पगत दोनों ही विशेषताएं देखने को मिलती है। छायावादी कविता की भाव पक्ष से एक विशेषता है कि उसमें कल्पनाशीलता है, और इसमें कवि ने प्रकृति के उपादानों के लिए मधुरम मनोहर कल्पनाएं की है। भाव प्रवणता है, प्रकृति के प्रति एक भावात्मकता, एक लगाव, रागात्मक भाव की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। चिड़िया के प्रति कैसे भावात्मक संबोधन है, बाल विहंगिनी और रंगिणी, तरुवासिनी। इसके अतिरिक्त सौंदर्य प्रियता ही है। और अभिव्यक्ति पक्ष की बात करें तो इसमें जो छायावादी काल है उसके प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता जो है, लाक्षणिकता और चित्रात्मकता और मानवीकरण, ये विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। चित्रात्मकता, जब इसको पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में चित्र उभरते हैं, और लाक्षणिक शब्दावली इसमें प्रयुक्त हुई है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि प्रकृति के जो उपादान है उन पर मानवीय व्यापारों का आरोपण किया गया है। बाल विहंगिनी को ही संबोधित करके वो गाना गाते हुए बताया गया है। इसके अलावा उसको सोते हुए दिखाया गया है, जुगनों को ऊँघते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ भी मानवीकरण है। और कलियों का मृदुमुख चूमते हुए दिखाया गया रात्रि के नवचरों को, तो यहाँ भी जो है मानवीकरण अलंकार है। पौधों के पत्तों को श्वास शून्य बताया गया है, मानवीकरण अलंकार है। और अंधकार को भी वितान तानते हुए बताया गया, तो मानवीकरण अलंकार का इसमें अच्छा प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है उपमा अलंकार, यहाँ पर जुगनों की तुलना पहरेदारों से की गई है। स्वपरिणीड़ में रूपक अलंकार है। और स्नेह तारों के दीपक, इसमें भी जो है रूपक अलंकार है। तो छायावाद की भावगत और शिल्पगत दोनों ही प्रकार की इसमें विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। इस कविता का शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।